नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए, हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी पॉलिटी कक्षा 9 से है, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। देखिए, चुनावी राजनीति के बारे में अगर बात करें तो देखिए, चुनाव एक्चुअली होते क्या हैं। तो लोग जो अपने क्षेत्र से हैं, एक चुनाव किया जाता है अपने संसदीय क्षेत्र में, ताकि एक नियमित समय अंतराल पर लोगों को मौका मिल सके अपने जनप्रतिनिधि चुनने का। चुनने का ही नहीं, अगर उन्हें लगता है कि ये जनप्रतिनिधि हमने गलत चुन लिया तो उन्हें आने वाले समय में उसे बदलने का ही मौका मिल सके। तो इस प्रक्रिया को देखिए चुनाव कहते हैं। और देखिए, लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ वैल्यू होती हैं लोकतांत्रिक चुनाव की। जैसे कि आप देखेंगे तो उसमें जब मताधिकार की जो है ना, सभी को मताधिकार का हक हो, और केवल हक ही ना हो, आप किसी को हक दे दो लेकिन उसे मताधिकार की सुविधा ना दो, तो वो एक लोकतांत्रिक चुनाव को पूरा नहीं कर सकता। और सभी के जो मत है उसको समान वैल्यू दी जाए। और उस लोकतंत्र में क्या हो, विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है, हम चुने क्या, तो वो लोकतंत्र नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है चुनने के लिए तो वो लोकतंत्र नहीं है। और एक नियमित समय अंतराल पर आपको मौका मिलता रहना चाहिए ताकि आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुन सकों, और जिसे लोग चाहें वो स्वतंत्र से चुना जा सके, यानी उसके लिए जिसे लोग चाहें उसे चुन सकें। यानी चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, सुविधाओं की दृष्टि से एक किसी बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, और हर क्षेत्र पर एक प्रतिनिधि सिलेक्ट होकर आता है, जिसे सीट भी कहते हैं, है ना। तो एक क्षेत्र होता है, जैसे लोकसभा क्षेत्र और राज्य क्षेत्र में आप देखोगे तो लोकसभा क्षेत्र में बेशक सांसद बनकर जाता है, और राज्यसभा क्षेत्र से जो कि विधानसभा क्षेत्र होता है उससे एक विधायक चुनकर जाता है। अब इसमें देखिए, लोकसभा में 543 सीटें 543 सीटों पर चुनाव होता है, और अलग अलग राज्य में अलग अलग सीटों का विवरण जो कि है। अब देखिए, आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जब एक नियमित समय अंतराल पर हम देखते हैं कि एक किसी खास समुदाय का प्रभुत्व जमा हुआ आ रहा है, या फिर उसे कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्हें समान अवसर नहीं मिल रहा है इस चुनाव में, ना ही चुनाव लड़ने का और ना ही वोट देने का। तो देखिए, उस लिहाज से हमने जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से आप देखोगे तो कुछ क्षेत्र रिजर्व कर दिए हैं। जैसे कि भारत में एससी और एसटी की दशा काफ़ी दयनीय है, तो उन्हें देखिए, है ना, जो कि एक आसानी से चुनाव नहीं लड़ पाते, उन्हें काफ़ी सारे विवादों का सामना करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो संविधान ने देखिए उनके लिए लोकसभा में 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर रखी हैं। अब देखिए, इसमें जो चुनाव देते हैं, जो चुनाव में जो वोट डालने जाते हैं उसे हम मतदाता कहते हैं, और मतदाताओं की एक सूची होती है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप वोट देने के लिए योग्य होंगे। अब देखिए, उम्मीदवारों का नामांकन। तो देखिए, उम्मीदवारों के नामांकन की बात करें, एक मतदाता अगर 18+ वर्ष है तो उसे वोट तो दे सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी है, 25+, यानी 25 या उससे अधिक आपकी आयु होनी चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को क्या करना पड़ता है, एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। यानी कि एक पत्र होता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे हम नामांकन पत्र कहते हैं। और इस नामांकन के साथ इसमें कुछ राशि जमा होती है, जो कि रकम जमा होती है जमात के रूप में, और एक घोषणा पत्र जमा होता है जो कि पहले नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें एक घोषणा पत्र भी इसमें देना होता है। इस घोषणा पत्र में होता क्या है कि हमें कुछ विवरण देने होते हैं, जैसे कि हमारे परिवार की संपत्ति, हमारे पास कितने गंभीर आरोप के, है ना, गंभीर आरोप हैं, यानी आपराधिक मुकदमे कितने चल रहे हैं, और शैक्षिक योग्यता के बारे में भी विवरण देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शैक्षिक नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, इसका सीधा संबंध है, कई बार इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं कि आप अगर शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास कोई योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, खेल को खेलने के लिए जिस तरह खिलाड़ी की जरूरत होती है, उसी तरह लोकतंत्र में एक नेता को सिर्फ उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए लोगों के हित और उसकी समस्याओं को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सब योग्य, उन सब को वो देख पाता है तो वो नामांकन के लिए तैयार रहता है। अब देखिए, इसमें होता है एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए, एक 18 वर्ष से प्लस इंडिया में जो लोग हैं वोट डाल सकते हैं। और इसमें हर चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि हर चुनाव क्षेत्र में और हर चुनाव में यहाँ कह सकते हैं कि एक वोट, एक मोल और
एक वोट एक मोल, और समान, देखिए इसमें एक वोट एक मोल और समान वैल्यू, यानी कि हर वोट की बराबर वैल्यू हो, और स्वतंत्र चुनाव, ये सब क्या होते हैं, एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि विशेषताएं होती हैं। अब देखिए चुनाव आयोग क्या होता है कि भारत में देखिए चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग क्या है, एक स्वतंत्र बॉडी है, जिसे संवैधानिक बॉडी भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि इसका काम होता है कि जो भारत में, जो देश में चुनाव होते हैं, किसी राज्य क्षेत्र में चुनाव होते हैं, उन सब की देखभाल करना। लेकिन देखिए चुनाव आयोग क्या होता है, तो चुनाव आयोग को आप देखोगे, चुनाव अभियान, तो चुनाव अभियान देखिए, जो नामांकन पत्र पूरा दाखिल हो जाता है और आपको चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि आप योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए, यानी आप जितने भी उसके मापदंड हैं उन पर खरे उतरते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको 2 हफ्ते का एक समय दिया जाता है, 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, ताकि आप क्या कर सकें, एक खुली चर्चा कर सकें, अपनी नीतियों का प्रचार कर सकें और मतदाताओं से संपर्क कर सकें, या फिर आप कह सकते हैं कि सभाएं वगैरह कर सकें, ताकि आपको है ना वोट मिल सकें। और देखिए जैसे कुछ चर्चित चुनाव अभियान हैं जिसमें या फिर कुछ नारे हैं जो जिसमें अपनी नीतियों का प्रचार किया गया था, जैसे कि आप देखोगे 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रचार किया था गरीबी हटाओ, और उन्हें इसका काफ़ी फ़ायदा मिला था। और 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण यानी JP नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। 1977 में आप देखोगे 1977 में हो गया अब, और 1977 में ही वामपंथी दल ने एक नारा दिया था ज़मीन जोतने वालों को, यानी कि जो जिसके पास ज़मीन है, जो जोत सकता है ज़मीन उसी को मिल जाएगी। और इसका वेस्ट बंगाल चुनाव में वामपंथी दल को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और एक 1983 में एक नारा दिया गया था TDP पार्टी द्वारा, जिस नारे का नाम था तेलुगु स्वाभिमानम। अब देखिए चुनावी चुनौतियाँ, तो देखिए चुनावी चुनौतियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि एक उम्मीदवार को चुनने में हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और चुनाव आयोग को भी इन सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो चुनाव में चुनौती आने वाली है उसमें धांधली और गड़बड़ी की बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पैसे देकर वोट लेना और आचार संहिता का उल्लंघन करना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो सब चुनाव आयोग को एक काफ़ी बड़ी चुनौती आती हैं चुनाव को संपन्न कराने में। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।